गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन, वेरिएबल का जजमेंट पाइथन कैसे करता है वो वाला पार्ट कवर किया था, और साथ साथ में हमने ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट कैटेगरी की लिस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आज हम इसका एग्जीक्यूशन करके देखने वाले हैं। देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम जो सारी वर्किंग है वो आइडियली पे ही करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था। तो एक बार हम इन सारे ऑपरेटर्स का वन बाय वन एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज एडिशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने पाइथन के इंटरप्रेटर को एज अ कैलकुलेटर के तौर पे भी काम में लिया है, जहाँ पे हमने डायरेक्टली नंबर्स को यूज करके, इंटीजर्स को यूज करके कैलकुलेशंस करवाई थी। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 16 एज अ वैल्यू स्टोर करवाई। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बी ऑपरेटर काम में लिया है, जिसके अंदर मैंने 5 एज अ वैल्यू स्टोर करवाई है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा एडिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 16 + 5 लिख के भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, पर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं तो हम उनके थ्रू ही वर्किंग करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा एडिशन ऑपरेटर है, सिंपली हमें लिखना है a + b। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है उनका एडिशन होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वी कैन सिंपली राइट a - b। अब 16 - 5 इज 11, तो हमारे पास भी वही आउटपुट आएगा 11। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं a × p, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 80। 16 × 5 इज 80। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, अगर हम पाइथन को बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करते हैं, तो वो है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हमारे पास में दो सिंबल्स है, एक है / और एक है /। तो जब भी हम यहाँ पे सिंगल / को यूज करके डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये हमेशा हमें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आंसर देता है। चाहे हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो या वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा हो, आउटपुट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आता है। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर हमारे पास में ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें एक आउटपुट को दूसरे कैलकुलेशन के अंदर काम में लेना है, तो वहां पे हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए। तो उस केस में हम डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए // काम में ले सकते हैं। अब ये हमेशा जो अपना आउटपुट है वो इंटीजर के फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट को ये डिस्कार्ड कर देता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो हमें क्वोशिएंट रिटर्न होता है उसके लिए हमारे पास में स्लैश वाले सिंबल्स है, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे जब मैं 16 को 5 से डिवाइड करूंगी तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज 1, और वही यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आया है। नाउ कम्स द अनदर डिफरेंस, जो कि है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जिसे हम कॉमन टर्म्स में पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, या फिर मैथ हेडर फाइल को इंक्लूड करके पावर फंक्शन को काम में लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें डायरेक्टली ऑपरेटर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे उस ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं, दैट इज डबल एस्टेरिस्क सिंबल। तो अब a⁻⁵ कैलकुलेट होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। तो 16⁻⁵ का आउटपुट यहाँ पे हमें मिल चुका है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम डिजिट्स को यूज करके पावर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मेरा स्टेटमेंट है 3⁻³ दैट इज 27। तो यहाँ पे 27 हमें मिला है एज अ आउटपुट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जीक्यूशन कर सकते हो, वेरिएबल को यूज करके भी और डायरेक्टली नंबर्स को यूज करके भी। दैट वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है,
तो एक बार ही आप सब लोग वन बाय वन इन सारे ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करके देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अलग अलग वैल्यूज को यूज करके आप यहाँ पे इन कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करके देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारे पास में रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे जब भी हमें वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना होता है, जैसे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कौन सी छोटी वैल्यू है कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये हमें पता करना है, तो उन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं, जिससे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में सी के अंदर और पाइथन के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है, हमारे पास में सारे वही ऑपरेटर्स हैं, दैट इज greater than equals to, less than equals to and not equals ऑपरेटर। यही सारे ऑपरेटर्स हमारे पास में सी के अंदर भी थे और यही सारे ऑपरेटर्स हमारे पास में पाइथन के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है इनके आउटपुट के अंदर। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपैरिजन के केस में हमें हमेशा 0 या फिर 1 मिलता था एज अ आउटपुट। अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें 1 मिलता था एज आउटपुट, एंड इन द केस ऑफ फॉल्स हमें 0 मिलता था एज अ आउटपुट, क्योंकि सी के अंदर बूलियन टाइप डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। बट इन पाइथन हमारे पास में बुलियन एज अ टाइप है, तो यहाँ पे जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके कुछ वर्किंग करवाएंगे तो वहाँ पे आउटपुट 0 या 1 नहीं बल्कि डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स ही आएगा। अब यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है विद द हेल्प ऑफ एन इमेज। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ए और बी। ए के अंदर मैंने 1 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है और बी के अंदर 2 एज अ वैल्यू मैंने असाइन करवाया। Now, the first operator that we have is greater than operator. तो अब यही मेरा स्टेटमेंट है, A is greater than B। तो A के अंदर 1 है और B के अंदर 2, और 1 कभी भी 2 से ग्रेटर देन नहीं होता है, तो हमारा जो आउटपुट आया है दैट इज फॉल्स। अब यहाँ पे बुलियन टाइप सपोर्टेड है तो यहाँ पे 0 हमारे पास में आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा एज अ आउटपुट। Next operator that we have is greater than equals operator. Then A is greater than equals to B. That is 1 is greater than equals to B. अब यहाँ पे 1 ना तो greater than है 2 से और ना ही उसके बराबर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में आउटपुट में false ही आएगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज लेस देन ऑपरेटर। देन A is less than B, 1 is less than 2। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड आउटपुट भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास में दैट इज लेस देन इक्वल टू। अब A is less than equal to B, 1 is less than equal to 2। तो 1 2 के बराबर तो नहीं है पर वो लेस देन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो आउटपुट है वो ट्रू ही आएगा। Moving on with the next operator that is equals operator। अब दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स या फिर नॉट इक्वल्स ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इक्वल्स ऑपरेटर। A equals to B, that is 1 equals to 2। तो यहाँ पे 1 और 2 बराबर नहीं होते हैं तो हमारा आउटपुट आया है false। Last operator that we have is A not equals to B, 1 not equals to 2। तो दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और वही है हमारा आउटपुट, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे एक और चीज है दैट इज हम यहाँ पे ऑपरेटर्स की चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग का मतलब ये है कि हम एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 is greater than 3 and 3 is greater than 2। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास में आउटपुट आया है फॉल्स। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमारी जो एक्सप्रेशन है उसका जजमेंट होता है और 1 by 1 दो ऑपरेंड्स जो है वो सॉल्व होंगे। अब इनका जो आउटपुट है वो फर्दर इसको यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितनी बड़ी एक्सप्रेशन चाहे उतनी बड़ी एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं और वही कहलाता है हमारा चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर सेम टाइप का ऑपरेटर काम में लिया है। अगर आप चाहो तो अलग अलग टाइप की ऑपरेटर्स को यूज करके भी आप चेनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 is greater than equals to 4 and less than 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज करके भी चेनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये था हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कैटेगरी।
नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे सी की ही तरह हमारे पास में जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, आप उनको सिंपल टर्म्स में दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम तब काम में लेते हैं जब हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवानी होती है। अब चाहे वो सिंपल वैल्यू हो या फिर किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने कोई रिजल्ट कैलकुलेट किया है और उस रिजल्ट को हमें असाइन करवाना है। इन बोथ द केसेस अगर हमें किसी भी तरीके की वैल्यू को असाइन करवाना हो तो वहां पे हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स टू काम में लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास में है दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर्स को हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास में जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल को यूज करके हम कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, फ्यूचर में हमें उसी में ही रिजल्ट स्टोर करवाना है, तो वहां पे इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को काम में लिया जाता है। तो अब हमारे पास में जो इनकी लिस्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, दैट इज एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिविजन असाइनमेंट, इंटीजर डिविजन असाइनमेंट, मॉड्यूलस असाइनमेंट एंड एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। अब यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह मैंने यहाँ पे इमेज के तौर पे एक एग्जाम्पल ऐड किया हुआ है इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करके। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज z इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे मैंने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को काम में लिया है और 30 एज अ वैल्यू z नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पे हमारे पास में जो z वेरिएबल है, मुझे इसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट करवाना है। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट बनता है दैट इज z इज इक्वल टू z प्लस 10। तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट का हमारे पास में ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसलिए हम इन्हें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कभी कभी कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख सकती हूँ z प्लस इक्वल्स टू 10। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि z के अंदर करंटली जो वैल्यू है दैट इज 30 में 10 का इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर हो जाएगी z नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि z के अंदर अभी 40 स्टोर है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जब मैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगी तब मुझे पता चलेगा कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या वैल्यू स्टोर है। तो पाइथन के अंदर अगर हमें किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हमें कोई प्रिंट फंक्शन काम में लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें मिल जाएगी एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे z नाम के वेरिएबल के अंदर सक्सेसफुली 10 का इंक्रीमेंट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। अब यहाँ पे z के अंदर जो भी वैल्यू है मैं उसमें 5 का डिक्रीमेंट करवाना चाहती हूँ। तो z के अंदर करंटली 40 स्टोर्ड है, 40 माइनस 5 इज 35। तो जब मैंने z को प्रिंट करवाया तो वही हमारी वैल्यू भी है, वही हमारा आउटपुट भी है, दैट इज 35। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। अब यहाँ पे z के अंदर 35 है, 35 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी इट बिकम्स 175 और उसे मैंने z के अंदर असाइन करवाया है। जब हम फिर से z वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट है 175। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है दैट इज इंटीजर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे मुझे जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो सिंपल डिवीजन ऑपरेटर है उसको काम में नहीं लिया। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर पार्ट को यूज करके कैलकुलेशंस करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डिवीजन वाला कंसेप्ट काम में लिया। तो z के अंदर करंटली जो वैल्यू है दैट इज 175। इस 175 को अगर हम 25 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा दैट इज 7 और वो 7 स्टोर हो जाएगा z नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जब हमने उस z को प्रिंट करवाया है तो हमारा आउटपुट भी 7 ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि हमारे पास में मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब z के अंदर यहाँ पे हमारे पास में 7 है और 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है वी ऑलवेज यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अब कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी और z के अंदर 3 एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो कि रिजल्ट हमने कंप्यूट किया है। जब हमने z को प्रिंट करवाया है तो हमारा आउटपुट ही आया है 3। लास्ट जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट इज
एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे सिंपली z के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी रेज टू द पावर 3 मैं कैलकुलेट करवाना चाहती हूँ, तो z पावर इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 27 कैलकुलेट होगा और फिर z नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे z को जब आप प्रिंट कराओगे तो 27 ही मिलेगा आपको एज अ आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कंपाउंड असाइनमेंट को ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। अगर हम जिन वेरिएबल्स पे वर्किंग करवा रहे हैं उन वेरिएबल्स पे वर्किंग करवाने के बाद हमें रिजल्ट भी उन्हीं के अंदर असाइन करवाना है, देन वी यूज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और सिंपल वैल्यूज असाइन करने के लिए हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स टू काम में लेते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक, कंपैरिजन और रिलेशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। एक बारी आप सब लोग इन सबको प्रैक्टिस करके देख लेना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।